फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर दिया है। बेस थ्योरम इसका टॉपिक है। अगर बेस थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो हमको एक्सरसाइज 13.3 बनेगा। तो इसके लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मेरे साथ 13.3 के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझकर सॉल्व कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 में से अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हमको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते बनेगा और क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस टाइम में क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद ही क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर उसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ को आप देखोगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है, कुल मिलाकर 10 गेंद। यादृच्छता एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। उसने क्या बोला है, इसको समझना होगा। एक गेंद निकाली जाएगी और नोट करने के बाद रख दी जाएगी। अब जो नोट करोगे आप, उसमें अगर लाल कलर की गेंद होगी तो आप 2 लाल कलर की गेंद डालोगे, अगर काली कलर की गेंद होगी तो आप दो काली कलर की गेंद डालोगे। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपको लाल गेंद निकालना है या काली गेंद निकालना है। तो हमको अलग अलग स्थिति में लाल और काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी अलग निकालना है और वापस रखना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी अलग निकालना है। तो देखिए, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सीधी सी चीज़ एक याद रखना है कि पहली बार में एक काली और एक लाल अलग अलग निकलेगी, वो दोनों पहली गेंद होगी, और बाद में जो दूसरी गेंद निकलेगी, मतलब उनको डालने के बाद जो दूसरी गेंद निकलेगी वो लाल गेंद होगी। तो उस टाइम दोनों बार में हमको लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से समझिएगा आप। देखिए, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, थोड़ी सी थ्योरी है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास, 5 लाल प्लस 5 काली, कुल मिलाकर 10 गेंद हो गई। अब उसने ये नहीं बोला कि आपने पहले कौन सी गेंद निकाली, तो हम मान लेते कि माना कि पहली गेंद लाल हो, तो पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता सेम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5/10। लाल गेंद देखिए यहाँ पर कितनी है, 5, कुल 10 गेंद है बराबर 1/2। अब हमने इसको नोट कर लिया और 2 लाल गेंद उसके अंदर वापस डाल दी। नोट करने के बाद 2 लाल गेंद वापस डाल दी। अब कुल गेंद हमारे पास 7 लाल हो गई प्लस 5 काली बॉल हो गई, 12 गेंद हो गई। अब देखिए, 2 गेंद डालने के बाद दूसरी गेंद निकलेगी, ठीक है, और पहली लाल गेंद लिखा है मैंने यहाँ पर। इसके बाद हम पहली काली गेंद भी निकालेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि आपको लाल गेंद निकाल के 2 लाल डालना है, काली निकाल के 2 काली डालना है। उसने तो बोला बॉल निकालो। 2 बॉल थी, हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता जब 2 गेंद अंदर डाली तो वो आ जाएगी हमारे पास 7/12। फिर से समझिए, माना कि पहली वाली गेंद, यहाँ मैंने दूसरी लिखा है, पहली गेंद काली हो, हमने यहाँ पर माना पहली गेंद लाल हो तब प्रायिकता, पहली गेंद काली हो तब प्रायिकता क्या निकलेगी हमारे पास, सेम 5/10, क्योंकि काली गेंद की संख्या भी 5/10 है। अब हमने उसको नोट कर लिया और 2 काली गेंद अंदर डाल दी। 2 काली गेंद वापस रखने पर कुल गेंद हो गई हमारे पास 5 लाल और 7 काली। इसके बाद भी हम दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे। उसने क्या बोला था कि 2 गेंद वापस रखना है और दूसरी एक गेंद और निकालना है, तो दूसरी के लाल होने की प्रायिकता, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता 5/12 निकली यहाँ से। चूंकि काली गेंद वापस डाली तो अब काली 7 गेंद हो गई हमारे पास। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, कंप्लीट प्रायिकता, पूर्ण रूप से प्रायिकता क्या जाएगी, 1/2। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, और हमने 2 लाल गेंद डाल दी तो 5 से 7 लाल गेंद हो गई। उस स्थिति में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 7/12 प्लस 1/2 काली गेंद निकालने की प्रायिकता, उन्हें दूसरी गेंद जो थी वो लाल हो, इसकी प्रायिकता 5/12। सॉल्व किया 7/24 प्लस 5/24, दोनों को सॉल्व किया 12/24 और ये आ जाएगा 1/2। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेस थ्योरम से रिलेटेड नहीं था, लेकिन समझना है। क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। इसके बाद के सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम का जो परफेक्ट फॉर्मूला है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम बेस थ्योरम उसके इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेट करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। 2 थैले हैं, 2 घटनाएं क्लियर ये हो गई हमारे पास। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छता चुना जाता है। अब उसने दोनों थैलों को चुने जाने की घटना भी बताई है, तो हमको
किसी एक थैले को चुने जाने की प्रायिकता भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके एक गेंद निकाली जाती है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले में से निकाली जाती है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले में से निकाली जाती है। दोस्तों बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को, देखिए मेरे साथ साथ, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसमें कैसे जुड़ना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। उसने बोला है 2 थैले, तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर लेंगे, E1 पहला थैला चुने जाने की घटना। 2 थैले हैं, पहला थैला चुने जाने की घटना। और पहले थैले की अगर बात करें तो पहले थैले में गेंदों की संख्या, पहले थैले में गेंदों की संख्या यहां पर हो गई हमारे पास 4 लाल गेंद प्लस 4 काली गेंद, कुल मिलाकर पहले थैले में हमारे पास हो गई 8 गेंदें। इसको आपको समझना है, ठीक है। और E2 हम एक इवेंट मान लेते हैं। ये इवेंट दूसरा थैला चुने जाने की घटना, और दूसरे थैलों में गेंद की संख्या क्या हो जाएगी, दूसरे थैले में गेंद की संख्या, यहां पर आप टोटल नोट कर लीजिए। दूसरे थैले में हमारे पास 2 लाल गेंद है प्लस 6 काली गेंद है। 2 इवेंट तो ये हो गए, 2 थैले दिए हुए हमारे पास। तो हमको यहां पर थैलों को चुने जाने की प्रायिकता पर निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर मैं निकालूं तो आप यहां पर चेक कीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहला थैला चुनने की प्रायिकता, 2 थैले तो ये हो जाएगा 1/2, और दूसरा थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास आ जाएगी, ये भी हमारे पास 1/2। दोनों चीजें क्लियर है, 2 घटनाएं दी हुई है। अब उसने स्पेशल घटना क्या दी है, दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिकता चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। अब यहां पर हम ई ऐड कर लेते हैं, ई ऐड कर लीजिए, ए ऐड कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है। ई गेंद के लाल होने की घटना, अब ये तो परफेक्ट हो गया, गेंद के लाल होने की घटना। अब आप एक चीज बताइए, यहां पर हमारे पास 4 लाल गेंद है, 4 काली गेंद है, कुल मिलाकर 8 गेंद है। यहां 2 लाल है, 6 काली है, कुल मिलाकर 6 और 2 8 गेंद है यहां पर हमारे पास। अब देखिए बेस थ्योरम क्या बोलता है, यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1, मतलब कि पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। इसको आप समझिए, जो नीचे होता है वो परफेक्टली आपको बता देता है कि वाली घटना घटित हो गई है। क्या ज्ञात करना है, कैसा फॉर्मूला बनेगा, उस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले इसको देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नीचे लिखा हुआ है, E ऊपर लिखा है। इसका मतलब कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, वो भी E1 पहले थैले में से। तो पहले थैले में कुल कितनी गेंद है, 8। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 8 गेंदें हैं। और पहले थैले में लाल गेंद कितनी है, चूंकि ई जो बताया है हमने वो गेंद के लाल होने की घटना बताई है, तो पहले थैले में लाल गेंद 4 है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। हमको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2। इसको आप चेक कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2 समझिए। ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा थैला उसने बता दिया, अब दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरे थैले में 2 लाल गेंद है, कुल गेंदें दूसरे थैले में 8 है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/4। ये आपको समझना होगा, यहाँ पर मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने हमको ज्ञात करने का क्या बोला है, और बेस थ्योरम के इंट्रोडक्शन से बेस थ्योरम हमको क्या बताता है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हमने सब कुछ क्वेश्चन को पढ़ के अटेम्प्ट कर लिया है। वो बोल रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई, तो बेज प्रमेय के अनुसार बेस थ्योरम के अनुसार बायस थ्योरम क्या बोल रहा है, निकालना क्या है, इसको आप समझिएगा। प्रोबेबिलिटी मैं क्या लिख रहा हूँ, वो बोल रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई, मतलब गेंद के पहले थैले से निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। लेकिन डेफिनेटली उसने क्या बताया कि जो गेंद निकालोगे वो लाल होगी। तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, प्रायिकता जिसकी निकालना है उसको ऊपर लिखोगे, जो घटना घटित हो चुकी वो नीचे होगी। तो घटना घटित कौन सी हो गई कि गेंद डेफिनेटली लाल है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1, ये E लिखिएगा E अपॉन E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2, ये हमारा बेस थ्योरम है। इसको आप समझिएगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, किस चीज़ को क्या इवेंट क्या लेट करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमको वैल्यू चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E। इसको भी समझिए, E1 मतलब हमको इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। E1 हमने पहले थैले को चुने जाने की घटना मानी है, और E हमारी लाल गेंद होने की घटना है। आप E मान लीजिए, A मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस पर ध्यान दीजिएगा। वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1, ये हमने निकाला है 1/2 बाय, यहाँ पर भी 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये हमारा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2, ये निकला है हमारा 1/4। इसको सॉल्व करना है, ये जाएगा हमारे पास 1/4 बाय 1/4 प्लस 1/8। नीचे से हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E, इसकी वैल्यू हमको लेकर आनी है। इसकी वैल्यू E1 अपॉन E इक्वल, यहाँ से देखिए 1/4 अपॉन इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारे पास 8। 4 से 8 को डिवाइड किया हमने 2 टाइम, 2 1 2 प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल 1/4 इंटू 8/3। इससे इसको कैंसिल किया 2 टाइम, ये आ जाएगा 2/3। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2/3। ये हमारा आंसर है कि डेफिनेटली वो लाल गेंद है, और उसके पहले थैले में से चुने जाने की प्रायिकता 2/3 होगी। दोस्तों, बायस थ्योरम का बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर स्टेप को आप समझिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस में आप जितना स्लो हो सके, जितना अच्छे से हो सके, समझ कर सॉल्व कीजिए। एग्जाम में भले आप थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाइए प्रैक्टिस करके, तो बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। तो जब भी प्रैक्टिस करने बैठे, सारी चीज़ें समझकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जल्दबाजी में मत कीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाकर सॉल्व करवाया है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को सबसे पहले तो पढ़िए, क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है, दिया क्या है, और उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कीजिए, समझकर बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देकर रखा हुआ है कि यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिकता चुना गया है और यह पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। बेस थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चन को समझिए। एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं। इवेंट E1 जो बनेगा वो छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का बनेगा। 40% छात्रावास में नहीं रहते, तो इवेंट E2 जो बनेगा, E2 घटना जो होगी वो छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों की होगी। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों में से 20% ने ए ग्रेड लिया है। तीसरी घटना जो बनेगी वो बनेगी ए इक्वल ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थी या ए ग्रेड पाने वाले छात्र। निकालना क्या है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 2 घटनाएं दी है कि महाविद्यालय के कुछ छात्र छात्रावास में रहते हैं, तो जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उसकी घटना को हमने यहाँ पर लेट कर लिया है E1, और E1 देकर रखा है 60%। अब इसकी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास निकल जाएगी 60% की जगह पर आप 1/100 रख दीजिए, 0 से 0। इसको रेशनल नंबर में चेंज कर लीजिए या डेसिमल नंबर में चेंज कर लीजिए, परसेंट हटा के, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, तो ये जाएगा 0.6। E2 जो घटना है छात्रावास में ना रहने वाले विद्यार्थी है, तो छात्रावास में ना रहने वाले विद्यार्थी ये 40% है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल 40 गुणित प्रतिशत की जगह पर आप 1/100 रख दीजिए, या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 40% बटे 100% रखकर सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर आएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, ये आगे हमारे पास 0.4। ए ग्रेड पाने वाले छात्र, ए इक्वल हमने एक घटना मान ली, ए ग्रेड पाने वाले छात्र। वो बोल क्या रहा है, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है वो छात्रावास में रहते हैं, ऐसे 30% है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए वो बोल क्या रहा है कि छात्रावास में रहते डेफिनेटली है, और ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थी, मतलब जिसकी प्रायिकता हमको चाहिए होती है वो ऊपर लिखते हैं हम, और जो हमारे पास दिया होता है नीचे लिखते हैं। उसने डेफिनेटली क्लियर कर दिया है कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है वो 30% है, तो हम उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। छात्रावास में रहने वाले कंफर्म हो गया, और जो ए ग्रेड प्राप्त किया उसकी प्रोबेबिलिटी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उससे रिलेटेड गुणन प्रमेय, उससे रिलेटेड
यहाँ पर हमारे पास बेस थ्योरम है, गुणन नियम वाला प्रमेय और यहाँ पर बेस थ्योरम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक सीक्वेंस से हम चल रहे हैं और सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें, सारे नियम एक लाइन से हमको बनेंगे। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये हो गया 30%, तो 30% की जगह पर हम लिख देंगे 1/100, 0 से 0, ये हो गया हमारे पास 0.3। देखिए उसने क्वेश्चन में बोला था छात्रावास में ना रहने वाले विद्यार्थी जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया, छात्रावास में ना रहने वाले विद्यार्थी जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया वो 20%, और ना रहने वाले विद्यार्थियों को हमने इवेंट E2 लेट किया है क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेंट E2 छात्रावास में ना रहने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जिन छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया है और वो छात्रावास में नहीं रहते, वो 20% देकर रखा हुआ है, तो 20 गुणित परसेंट की जगह पर हम लिख देंगे 1/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारे पास 0.2। अब देखिए दोस्तों बेज प्रमेय के हिसाब से, बेज प्रमेय के अनुसार, बेज प्रमेय के अनुसार हमको ज्ञात क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। ज्ञात ये करना है हमको कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिकता चुना गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिकता चुना गया है और वह यह पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है, डेफिनेटली उसको ए ग्रेड मिला है, वो ऐसा बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम नीचे लिखते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है, तो छात्रावास में रहने वाले छात्रों की जो घटना है उसको हमने E1 लेट किया है। तो इस प्रमेय के हिसाब से हम फॉर्मूला बना लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चूँकि दो घटनाएं हैं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू देखिए E1 की वैल्यू हमने निकाली 0.6 इंटू A अपॉन E1 की वैल्यू हमने निकाली 0.3 अपॉन, ये सेम यहाँ पर लिखेंगे तो 0.6 इंटू 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो निकाली हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाली हमने 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 निकाली, वो निकाली हमने 0.2, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.6 इंटू 0.3, बहुत अच्छे से समय है हमारे पास, अच्छे से मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस टाइम में पूरे डाउट दूर कर लीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। तो 3 6 3 6 18 के 8 हासिल का 1 3 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 0, और ये 0 8 1, और ये 0 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आ गया हमारे पास 0.18 अपॉन, ये मल्टीप्लाई किया तो 0.18 प्लस यहाँ पर 0.4 इंटू 0.2 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0.2 0.4 और 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 4 8, 4 दूनी 8, और ये 0 इंटू 0 0, तो 8 0 0, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 0.08, यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.08। यहीं पर हम इसको आगे सॉल्व कर ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इक्वल 0.18 अपॉन 0.18, और 0.08 को हम प्लस कर लेंगे तो 0.18 और 0.08 को जब हम प्लस किया तो 8 और 8 16 के 6 हासिल का 1 1 और 1 2, ये आ गया हमारे पास 0.26। डेसिमल हटाकर सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल कैसे हटाएंगे हम इसका, 18 लिख दिया अपॉन में 26 लिख दिया, ऊपर वाले का डेसिमल हटाया 100, ऊपर 100, इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 नाम 18, 2 से कैंसिल कर दिया 13 बार, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 9/13, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी हमारा आंसर 9/13। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है परफेक्ट तरीके से, तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो और क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया, दोनों क्वेश्चन को देखे तो दोनों क्वेश्चन से एक चीज़ क्लियर होती है कि दो घटनाएं हमको क्लियरली दी होगी। तो जो पहली घटना है कि वह बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में कि विद्यार्थी या तो प्रश्न जानता है, तो E1 घटना प्रश्न जानता है या वह अनुमान लगाता है, E2 घटना जो है वो अनुमान लगाता है। दो घटनाएं हो गई यहाँ से। अब देखिए, मान ले उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, अब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, उसने उत्तर जानने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देकर रखा है 3/4।
और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमको देकर रखा उसने 1/4। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाएगा और उत्तर देगा तो 1/4 आएगा। ठीक है, अनुमान लगा रहा है, इस बात की परफेक्ट गारंटी है, वो अनुमान लगा रहा है और अनुमान लगाने के बाद उसने सही उत्तर दे दिया। तो एक और इवेंट जो बचता है जिसको आप या तो ई लेट कर सकते हो या तो ए लेट कर सकते हो। मतलब कि ई जो इवेंट होगा, पहला इवेंट मतलब वह उत्तर जानता है, E2 वह अनुमान लगाता है, और एक ए स्पेशल इवेंट या ई जिसको हम मान सकते हैं वो होगा उत्तर का सही होना। तो वो बोल क्या रहा है कि प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर, प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर जो अनुमान लगाते हैं उसको हमने E2 माना है और वो सही उत्तर दे देता है, उसकी क्या प्रायिकता आएगी, तो A/E2 या E/E2 वो आ जाएगा हमारे पास 1/4। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, उसने हमको दूसरी चीज नहीं दी है, A/E1 नहीं दिया है। इसको समझना होगा क्यों नहीं दिया हुआ है और उसका मान क्या होने वाला है। उसने बोला है कि वह उत्तर जानता है और जब जानेगा तो वो परफेक्ट आंसर देने वाला है। तो A/E1 की वैल्यू जब हम इवन इवेंट इसको मानेंगे, वह उत्तर जानता है, और ए हमने एक इवेंट माना है कि वह उत्तर सही है, तो वह उत्तर जानता है तो वो सही ही जवाब देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। इस चीज को आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है, समझनी है। आप समझ जाइए तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी सारी बातें। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सारी चीजें लिख दी हुई है। उत्तर जानने की घटना ये हो गई हमारे पास E1, उत्तर जानने की घटना, और इसकी प्रोबेबिलिटी देकर रखा उसने 3/4, क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है। E2 उत्तर उसका अनुमान लगाता है, उसकी घटना है, और इसकी प्रोबेबिलिटी देकर रखा 1/4, और ए जो माना हमने उत्तर सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देकर रखा है कि उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, उत्तर का अनुमान लगाने पर डेफिनेटली वो E2 वाली घटना घटित हो गई जो कि अनुमान लगा रहा है, और ए वाली घटना की प्रायिकता देकर रखी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 1/4। अनुमान लगाने के बाद भी सही उत्तर दे दिया उसने। अब एक चीज नहीं दी थी, इसको समझना है हमको, उत्तर जानने की प्रायिकता, कब जानने पर सही उत्तर होने की प्रायिकता, वो जानता है कि उत्तर सही है तो सही ही देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। अब हमको बेस प्रमेय के अनुसार क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कीजिए, क्या ज्ञात करना है ये आपको इसमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखिए, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र उसका उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। ज्ञात क्या है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बेस प्रमेय के अनुसार जो ज्ञात है उसको हम नीचे लिखते हैं, जो हमको ज्ञात है उसको हम नीचे लिखते हैं। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह उत्तर जानता है, इसके क्या मतलब ऊपर क्या जाएगा हमारे पास E1। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। उसने क्या बोला है कि यह ज्ञात है, यह ज्ञात है कि उत्तर सही है, हाँ वो अपॉन में ही हो गया, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उत्तर जानता है। अब यहाँ से आप फॉर्मूला बना लीजिए, बेस प्रमेय का क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला बना लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हमको क्वेश्चन में देकर रखी थी 3/4 इंटू A/E1। A/E1 जो बनी है वो 1/3/4 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो देकर रखा उसने दिया 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये भी कितना 1/4। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 3/4 प्लस 1/16, इसको सॉल्व करना है हमको। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इक्वल, नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा एलसीएम हमारे पास 16, और ये 3/4, 4 से 16 में डिवाइड किया 4 टाइम, 4 3 12 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 इंटू 16, ऊपर जाएगा 16/13, 4 से कैंसिल, 4 टाइम 16 और 4 3 12, तो ये आ गया हमारे पास 12/13। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 12/13, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप बहुत अच्छे से एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैंने सब चीज़ें परफेक्ट लिख दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो नंबर पर एक SMS ज़रूर कीजिए, लास्ट में वीडियो के लास्ट में नंबर दिया है, तो आपको इसका PDF में बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हम देखेंगे बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।